नमस्कार बच्चों। पिछले भूगोल के भाग में हमने जाना स्थिति, आकार, ड्रेनेज पैटर्न। अब हम जानते हैं जलवायु को लेकर। भाग 4 में पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृति एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं, अर्थात स्थलाकृति और अपवाह। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। तो आइए छात्रों, जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। यहाँ पे हमने क्या जाना, जलवायु क्या है? एक लंबे समय अवधि तक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग है। अर्थात इसमें मौसम जो है वो जलवायु के अंतर्गत आता है, और मौसम एक विशेष समय में एक ही क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। हाँ, और ये मतलब कम समय के लिए होता है, और जलवायु एक लंबे समय अवधि के लिए होता है। मौसम की अवस्था प्रायः बदलती रहती है ना, दिन में कई बार। आइए आगे देखते हैं छात्रों। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। हमारा विश्व है, अनेक जलवायु प्रदेश में होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे भी हमने देखा कि विश्व को अनेक जलवायु में बांटा गया है, तो भारत की जलवायु कैसी है, आइए हम आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। जो मानसून शब्द है वो मौसम शब्द से आया है, और ये मौसम शब्द कहाँ से आया है? ये एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। अर्थात एक वर्ष में वायु की दिशा है, जो उसके अनुसार ऋतु में जो परिवर्तन होता है वही मानसून होता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः
दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। आइए देखते हैं। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री से सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी बहुत गर्मी। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अर्थात आप देख रहे हैं, भारत में ही है राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर, एक जगह 50 डिग्री सेंटीग्रेड और एक जगह 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। कितनी भिन्नता है। क्या आप जानते हैं, कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी विभिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आप सोच सकते हैं, मेघालय में 400 सेंटीमीटर और पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम। कितना अंतर है छात्रों। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। तटीय क्षेत्र में कम होता है और आंतरिक भागों में ज़्यादा होता है अंतर। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती हैं। जलवायु नियंत्रण। आइए देखते हैं क्या है छात्रों। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अब आप सोचेंगे, जलवायु को नियंत्रण करने वाले कितने कारक हैं? 6। कौन से हैं? अक्षांश, तुरंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है ना छात्रों। विषुववृत्त पे सीधी पड़ती है ना रेखा सूर्य की, और ध्रुवों की ओर कम। जब कोई व्यक्ति
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अधिकांश अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। मतलब किसी भी क्षेत्र का वायु दाब और पवन तंत्र जो है उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है और लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। अर्थात समुद्र के पास कम प्रभाव नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाएंगे तो आपको ये प्रभाव दिखने लगेगा। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म तथा सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडे अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ता रोकने में सक्षम होते हैं तो वे उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रह जाते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को आइए छात्र देखते हैं। अक्षांश। कर्कवृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है ना भारत के बीचों बीच। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। यानी जो दक्षिण में स्थित है वो उष्णकटिबंधीय और जो उत्तर में स्थित है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हमने पहले भी पढ़ा है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। हिमालय क्या करता है छात्रों, मध्य एशिया से जो ठंडी हवा आती हैं उनको हमारे देश में आने से रोकता है, और इसलिए हमारे यहाँ मध्य एशिया के कारण मतलब मध्य एशिया के तुलना में ठंड जो है वो कम पड़ती है। वायुदाब एवं पवन के देखते हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा
पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आइए देखते हैं ये सब क्या है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी ट्रेड विंड वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती एवं बहती हैं। क्योंकि ये स्थलीय भागों पर होती हैं, इसलिए इनमें नमी क्या होती है, बहुत कम होती है। इनमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम होती ही नहीं है, स्थलीय भागों से ये बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्यों। कोरियोलिस बल क्या है, पहले देखें। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। वो स्थल के ऊपर से बहती थी, इसीलिए भारत में वर्षा नहीं कर पाती थी, कम वर्षा करती थी। और ये पवनें जो हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ये महासागरों के ऊपर से बहती हुई धरातल की तरफ आती हैं, इसलिए पूरी वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धाराएं क्या है, देखिए। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। जेट धाराएं क्या है, देखें। ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 1200 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। इस पश्चिम प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में
सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जटधारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जटधारा जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जटधारा कहा जाता है, गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या है छात्रों, देखें। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? देखिए छात्रों, धरातलीय पवनें और उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम को मानचित्र 4.2 में दिखाया गया है। कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति रहती है ना। देखिए कैसे हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार के पास उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं जो प्रशांत महासागर की ओर जा रही हैं, है ना। 30 डिग्री के पास आप देखें कर्क रेखा से ऊपर, और फिर आप वहीं पर देखें विषुववृत्त के पास नीचे से धरातलीय पवनें महासागर से होते हुए हमारे भारत की ओर मुड़ जाएंगी, है ना। देखिए चित्र दूसरे में देखिए 4.3 में भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति पहला जनवरी महीने में था। देखिए कैसे धरातलीय पवनें मुड़ गई हैं, विषुवत रेखा के पास जाने के बाद वो मुड़ गई हैं बिल्कुल, और भारत के स्थल की तरफ जाके पूरी वर्षा करती हैं। और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम आप देखिए कैसे बिल्कुल तमिलनाडु के पास से गुजर रहा है, बिल्कुल श्रीलंका, भारत श्रीलंका के पास आप देखिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कैसे गुजर रहा है। और उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम नीचे आप बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास, है ना। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय मॉनसून को जानते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ। चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मॉनसून का नाम दिया, है ना। पहले जो जहाज होते थे या नाव होते थे वो जो क्या थे, पवन के जिधर पवन जाता था उधर ही जहाज जाते थे। तो उसी तरह इन्होंने मौसमी उत्क्रमण को मॉनसून का नाम दिया। मॉनसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मॉनसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। देखें क्या तथ्य है छात्रों। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की
विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है ना। जब स्थल ठंडा रहता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, है ना। जब ठंडा रहता है तो हाई प्रेशर, और जब गर्म रहता है तो लो प्रेशर। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति जो है वो ग्रीष्म ऋतु में गंगा की मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है ना। जब पवनें गर्म हो जाती हैं तो हाई प्रेशर हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। आइए देखते हैं अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। ये विषुवतीय अक्षांशों में विषुवत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त से लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। ठीक है छात्रों। इसके अतिरिक्त दशाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंध पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री धारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को ENSO एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो क्या है देखें। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर
अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को स्थिर कर देती है। ठीक है, अब मानसून का आगमन एवं वापसी देखते हैं। मानसून आती है ना भारत में, उसका आगमन देखते हैं क्या है। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मॉनसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। कब से होता है? जून से आरंभ होकर मध्य सितंबर 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षों में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे मानसून प्रस्फोट, मानसून का फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता, कहा जा सकता है। मानसून के पूर्व की बौछारें अचानक वृद्धि जो हो जाती है इस वजह से। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मॉनसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा, है ना। अरब सागर शाखा 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मॉनसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मॉनसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह एवं मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। आप चित्र 4.3 में देख सकते हैं कैसे मॉनसून जा रहा है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। चित्र 4.4 में देखेंगे, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। यानी सितंबर में मानसून वापस होने शुरू होते हैं। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तर भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिण आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है ना। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल और अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग
शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। अब आइए देखते हैं ऋतुओं को। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं, अर्थात दिखते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, मैंने पहले भी बताया आपको। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल, है ना। आइए जाने शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर के आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में देखिए चित्र 4.4 में मानसून का आगमन दिखा रहा है ना। जून से कैसे चेन्नई के पास है तिरुवनंतपुरम, फिर 5 जून को बैंगलोर, फिर 10 जून को हैदराबाद। फिर आप इधर देखिए, ये तो अरब सागर हुआ। इधर बंगाल की खाड़ी को 5 जून को असम के तरफ जाता हुआ बांग्लादेश को काटते हुए, फिर 1 जून को शिलोंग, है ना, 25 मई को म्यांमार के तरफ। यानी दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से मानसूनी पवनें जो उठती हैं, मानसून जो आता है ना। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पे होती है। किन पवनों के कारण? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण तमिलनाडु में ठंड के समय वर्षा होती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्च दाब से प्रवाहित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें स्थिर तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिससे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होते हैं। समुद्रीय पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। छात्र, अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानते हैं। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण
भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमानों को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल से मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब एवं लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है, जो लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। लू सुना है ना, गर्मी में चलती है एक गर्म हवा। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे कालबैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। आम्र वर्षा कहाँ कहा जाता है? कर्नाटक और केरल में, और कालबैसाखी बंगाल में। ठीक है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन देखें। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट में पवन मुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है।
राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा मानसून राम में होती है और सबसे कम राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों में पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती हैं। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्य को अव्यवस्थित कर देता है। अब छात्रों देखते हैं मानसून की वापसी। उसको परिवर्तनीय मौसम भी कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिर हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर में उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने रहता है। क्या आप जानते हैं मानसून राम विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलगमाइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः
भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। यहाँ देखिए मानचित्र में 4.6 में मौसमी वर्षा जून से सितंबर में दिखाया गया है। कहाँ अधिक वर्षा होती है? 400 से अधिक वर्षा को ब्लू कलर से दिखाया गया है, 200 से 400 बैंगनी कलर में, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आसमानी कलर में, फिर और हल्के स्काई कलर में, फिर और लाइट कलर, फिर 0 से 20 जो है वो बिल्कुल सफ़ेद कलर में दिखाया गया है। आप देखेंगे ब्लू कलर 400 से अधिक आप देख रहे हैं। इधर मानसून राम आप देखिए इधर पूर्व की तरफ दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल। और फिर आप देखिए 4.7 में वार्षिक वर्षा जो होती है, ये जो है पहली वाली वो जून से सितंबर तक, और ये जो वार्षिक वर्षा होती है उसमें दिखाया गया है। यहाँ पर भी पूर्वी तरफ ज़्यादा वर्षा होती है पूर्वी भारत में, और इधर पश्चिमी घाट की तरफ ज़्यादा वर्षा होती है ना छात्रों, क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमानों पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। ठीक है, कोरोमंडल तट याद रखिएगा कि ये चक्रवात से होती है। ठीक है, वर्षा का वितरण देख लें। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो हमने ऊपर मानचित्र में देखा। किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इसे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ऊपर मानचित्र से स्पष्ट है, बिल्कुल आप देखें। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। अब मानसून देखते हैं कि एकता का परिचायक कैसे है हमारा मानसून। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। बिल्कुल हमने पहले पढ़ा है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभावों के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उनका समान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य
इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो छात्रों, हमने जाना मानसून हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत में मानसून विविधता कैसी है, कैसे कब मानसून आता है, कब मानसून जाता है ना, कितनी ऋतुएं हैं, हमने ये सब जाना। तो इसी के साथ धन्यवाद छात्रों, फिर मिलते हैं आगे के पाठ में। धन्यवाद। वायु के प्रश्नोत्तर को कर लेते हैं। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर है मानसिनराम। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उत्तर है लू। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? उत्तर है मॉनसून की वापसी। प्रश्न चौथा, भारत में मॉनसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? उत्तर है जुलाई के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? उत्तर है गर्म दिन एवं ठंडी रातें। प्रश्न 2 पर आइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? उत्तर है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, तुरंगता, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। प्रश्न 2, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? उत्तर, भारत की जलवायु मानसून द्वारा अत्यधिक प्रभावित है, इसलिए इसकी जलवायु मानसूनी प्रकार की है। प्रश्न 3, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? उत्तर, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, जिसमें भारत की मरुस्थल भी शामिल है तथा वहाँ सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है। थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि उसी रात में यहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाती है। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि रेत ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करती है और छोड़ती है। इस तथ्य के कारण इस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान बहुत अधिक अंतर होता है। प्रश्न 4, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? उत्तर, मालाबार क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। प्रश्न 5, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार की जलवायु को प्रभावित करती हैं? 5 का उत्तर, क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच विचलन करती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। हिमालय के दक्षिण में बहती उपोष्ण पश्चिम जेट धाराएं पश्चिमी विक्षोभों के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के महीनों में वर्षा का कारण बनती हैं। देश के प्रायद्वीपीय भाग पर बहने वाली उपोष्ण पूर्वी जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए जिम्मेदार हैं, जो मानसून सहित
अक्टूबर नवंबर की अवधि के दौरान भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 6 देखें। मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 6 का उत्तर है छात्रों, ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन मानसून है। मानसून के आगमन के समय के आसपास सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, जो कई दिनों तक होती रहती है। आर्द्रता युक्त पवनों के जोरदार गर्जन व बिजली चमकने के साथ अचानक आगमन को मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। वर्षा में विराम का अर्थ है कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। प्रश्न 7, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? प्रश्न 7 का उत्तर है, विभिन्न अक्षांशों की स्थिति होने और एवं उच्चावच लक्षणों के कारण भारत की मौसम संबंधी परिस्थितियों में बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु ये भिन्नताएं मानसून के कारण कम हो जाती हैं। क्योंकि मानसून पूरे भारत में बहती है, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य से इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा इसके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। मानसून के आगमन का पूरे देश में भरपूर स्वागत होता है। भारत में मानसून के आगमन का स्वागत करने के लिए विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। मानसून झुलसती गर्मी से राहत प्रदान करती है। मानसून वर्षा कृषि क्रियाकलापों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। वायु प्रवाह में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन से इससे जुड़ी मौसम संबंधी परिस्थितियां ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र उपलब्ध कराती हैं, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। भारत के लोगों का संपूर्ण जीवन मानसून के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। प्रश्न 3, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? उत्तर, हवाओं में निरंतरता कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर की वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे और आगे बढ़ती हुई देश के आंतरिक भागों में जाती हैं, वे अपने साथ लाई गई अधिकतम आर्द्रता खोने लगती हैं। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। प्रश्न 4, कारण बताएं। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा एवं मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? उत्तर, पॉइंट 1, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कॉरियोलिस बल के कारण होती है। भारत उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में आती है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कॉरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। कॉरियोलिस बल को फैरल का नियम भी कहा जाता है तथा यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को दक्षिण गोलार्ध में बाएं की ओर विक्षेपित कर देती है। पॉइंट 2, विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत दक्षिण पूर्वीय व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती हैं। ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है।
भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण होती है। मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच होती है, इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में केंद्रित है। 3 पॉइंट शरद ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। यद्यपि इन पवनों के कारण तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं और अपने साथ आर्द्रता लाती हैं। पॉइंट 4 पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि अंडमान सागर पर पैदा होने वाला चक्रवातीय दबाव मानसून एवं अक्टूबर-नवंबर के दौरान उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं द्वारा देश के आंतरिक भागों की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये चक्रवात विस्तृत क्षेत्र में भारी वर्षा करते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिनके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों के होती है। पॉइंट 5 राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश सूखा संभावित होते हैं, क्योंकि इनमें मानसून के दौरान बहुत कम वर्षा होती है। पवनें पर्वतों पर आर्द्रता लिए हुए आती हैं, किंतु तापमान में कमी अधिकतर आर्द्रता घाटों की पवनमुखी ढालों पर वर्षण के रूप में खो देती हैं, और जब वे पवन विमुखी ढाल पर पहुंचती हैं तब तक वे शुष्क हो चुकी होती हैं। प्रश्न 5 भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर उत्तर दिशा में हिमालय के निर्णायक प्रभाव तथा दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान, आर्द्रता एवं वर्षण में भिन्नताएं मौजूद हैं। देखें पॉइंट 1 उदाहरणतः गर्मियों में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसी समय देश के उत्तर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सर्दियों की किसी रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। पॉइंट 2 अंडमान व निकोबार एवं केरल में दिन व रातें तापमान में बहुत कम भिन्नता होती है। पॉइंट 3 एक अन्य विभिन्नता वर्षण में है। जबकि हिमालय के ऊपरी भागों में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, देश के शेष भागों में वर्षा होती है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक वर्षण 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पॉइंट 4 देश के अधिकतर भागों में जून में से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। पॉइंट 5 उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। प्रश्न 6 मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। उत्तर किसी भी क्षेत्र को वायु दाब एवं उसकी पवनें उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति एवं ऊंचाई पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षण के पैटर्न को भी प्रभावित करती हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचारित होती हैं। क वायु दाब एवं धरातलीय पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। सर्दियों में हिमालय से उत्तर में उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। ठंडी शुष्क हवाएं इस क्षेत्र से दक्षिण में सागर के ऊपर कम वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। गर्मियों के दौरान मध्य एशिया के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर कम वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप कम वायुदाब प्रणाली दक्षिण गोलार्ध की
दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। विषुवत रेखा को पार करने के बाद ये पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने लगती हैं और भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवेश करती हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण लाती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। मानसून की अवधि 100 से 120 दिन के बीच होती है, इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में केंद्रित है। पॉइंट 2, जेट धाराएं। क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच विचलन करती हैं। हिमालय के उत्तर की ओर पश्चिमी जेट धाराओं की गतिविधियों एवं गर्मियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप प्रायद्वीप पर बहने वाली पश्चिमी जेट धाराओं की उपस्थिति मानसून को प्रभावित करती है। जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब होता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में निम्न वायुदाब होता है, किंतु कुछ निश्चित वर्षों में वायुदाब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और पूर्वी प्रशांत महासागर में पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब होता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती हुई देश के आंतरिक भाग में जाती हैं, वे अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती हैं। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। पॉइंट 3, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। हिमालय के दक्षिण से बहने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं सर्दी के महीने में देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभों के लिए जिम्मेदार हैं। प्रश्न 7, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बतलाएं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। इस मौसम में आसमान प्रायः साफ रहता है, तापमान कम रहता है और मंद हवाएं चलती हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय की ऊपरी ढालों में हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, जिससे ये अपने साथ आर्द्रता लाती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रवाहित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का
अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिम पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पवनों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन यह रबी फसलों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अंततः प्रश्न 8, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बतलाएं। उत्तर, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। पॉइंट 1, मानसून की अवधि जून से प्रारंभ होकर सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन के बीच होती है। पॉइंट 2, इसके आगमन के आसपास सामान्य वर्षण में अचानक वृद्धि हो जाती है तो यह कई दिनों तक लगातार होती रहती है। आर्द्रता युक्त पवनों के जोरदार गर्जन व बिजली चमकने के साथ अचानक आगमन से मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 3, मानसून में आई एवं शुष्क अवधि होती है जिन्हें वर्षण में विराम कहा जाता है। पॉइंट 4, वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष अत्यधिक भिन्नता होती है। पॉइंट 5, यह कुछ पवन विमुखी ढलानों एवं मरुस्थलों को छोड़कर भारत के शेष क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराती हैं। पॉइंट 6, वर्षा का वितरण भारतीय भूदृश्य में अत्यधिक असमान है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाटों की पवनमुखी ढालों पर भारी वर्षा होती है, अर्थात 250 सेंटीमीटर से अधिक। दक्कन के पठार में वृष्टि छाया क्षेत्रों एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, लेह में बहुत कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। पॉइंट 7, उष्णकटिबंधीय दबाव की आवृत्ति एवं प्रबलता मानसून वर्षण की मात्रा एवं अवधि को निर्धारित करते हैं। पॉइंट 8, भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से मानसून सितंबर के प्रारंभ में वापसी शुरू कर देती है। अक्टूबर के मध्य तक यह देश के उत्तरी हिस्सों में पूरी तरह लौट आती है और दिसंबर तक शेष भारत में मानसून लौट आता है। और पॉइंट 9, मानसून को इसकी अनिश्चितता के कारण भी जाना जाता है। जहां एक और यह देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ ला देती है, वहीं दूसरी और यह देश के कुछ हिस्सों में सूखे के कारण बनती हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ धन्यवाद।